नमस्कार, मैं हूं अभिनय सिंह चौहान और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमर साथ। आज हमर बात छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की बात होगी, जहां छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने पिछली बार की तरह इस बार भी धान खरीदी 15 नवंबर से करने की घोषणा की है। सरकार की इस बार की धान खरीदी नीति के अनुसार धान खरीदी 15 नवंबर से 31 जनवरी तक होगी और इस दौरान 25 लाख किसानों से 3100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के बाद पैसे का भुगतान 7 दिन में किया जाएगा तथा अंतर की राशि अलग से दी जाएगी। इस बार धान खरीदी में पारदर्शिता के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल में किसान पंजीयन अनिवार्य किया गया है। इससे किसान की सही पहचान हो सकेगी तथा दोहराव की समस्या नहीं होगी। किंतु ये एग्रीस्टैक पोर्टल अब सिरदर्द बनता जा रहा है। कई जगह राजस्व, खाद्य, कृषि और सहकारिता विभाग ने पोर्टल को खिचड़ी कर दिया है। पंजीयन का डाटा ही उलट पलट होने के आरोप भी लगे हैं, जिस पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि पंजीयन नहीं करा पा रहे किसान धान बेचने से वंचित रह जाएंगे। सरकार ही नहीं चाहती कि वह किसानों का धान खरीदे। कांग्रेस ने सरकार से पोर्टल बंद कर ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्था करने की मांग की है। उधर कई मामलों में सरकार ने किसान को पंजीयन से छूट भी दी है, किंतु हमारा सवाल यही है कि इस डिजिटल युग में भी तकनीक का उपयोग करने में इतनी गफलत क्यों हो जाती है और क्या 8 दिन के भीतर सरकार सारी खामियां दुरुस्त कर पाएगी। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। पहले कुछ प्रतिक्रियाएं सुन लेते हैं। बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार किसानों की हक को लेकर लड़ाई लड़ रही है कि सरकार ने किसानों की पंजीयन के लिए एग्रीस्टैक पोर्टल जो बनाया है वो छत्तीसगढ़ में सक्सेस नहीं है। किसान अभी भी 5 लाख से अधिक किसान पंजीयन से वंचित हो चुके हैं, पंजीयन नहीं करा पा रहे और धान कटाई और बेचने का समय आ चुका है। ऐसे में लाखों किसान धान बेचने से वंचित रहेंगे। कहीं ना कहीं ये सरकार नहीं चाहती कि उन किसानों का धान खरीदे, किसान धान बेचे। कुल मिलाकर सरकार की नीयत साफ नहीं है। फिर भी मैं मांग करता हूं सरकार को, और लगातार सभी किसान संगठन मांग भी कर रहे हैं कि एग्रीस्टैक पोर्टल को बंद कर सीधे उन सोसाइटियों में सरल तरीके से ऑफलाइन पंजीयन की व्यवस्थाएं करनी चाहिए, ताकि छत्तीसगढ़ के जो इस सरकार ने वादा करके आई है उन सभी किसानों का एक दाना धान खरीदना चाहिए। लेकिन सरकार का नियत किसानों के लिए बिल्कुल भी साफ नहीं है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। कुछ शिकायत हमारे पास भी आई थी, क्योंकि एग्रीस्टैक से पंजीयन हो रहा है किसानों का, और ये शिकायत हम तक भी आई थी कि कुछ किसानों का रकबा कम हो रहा है, लेकिन ये सब सुधर गया है। और मैं आप लोगों के माध्यम से सबको बताना चाहूँगा कि इस साल 1 लाख ज़्यादा किसानों का पंजीयन हुआ है। पिछले साल से 1 लाख ज़्यादा किसानों का मतलब इस साल पंजीयन हुआ है। तो कहीं से भी किसी का रकबा या ये सब कोई शिकायत नहीं है। अगर किसी की शिकायत है तो संबंधित अधिकारी को करेंगे तो उसका निश्चित रूप से सुधार होगा। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर गंधर्व पांडे भाजपा प्रवक्ता जुड़ गए हैं, सीए सौरभ साहू कांग्रेस प्रवक्ता हैं और रमेश पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सबसे पहला सवाल डॉक्टर गंधर्व पांडे जी आपसे ही, और यह सवाल लाजमी भी है और जनता के मन में भी है कि ऐसे राज्य में जहां लिटरेसी रेट को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, या फिर हम साक्षरता को लेकर अगर बात करें तो साक्षरता को लेकर कई सवाल खड़े होते हैं, ऐसे राज्य में ऑनलाइन जो पंजीयन है वह कितना सफल रह सकता है। साथ ही साथ देखिए, आपने समस्या के समाधान के लिए ये पोर्टल शुरू किया, लेकिन नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं, इसका क्या उपाय है? गंधर्व जी। देखिए, सर्वप्रथम तो रमेश पांडे जी को, आपको और सौरभ भाई सभी को मेरा नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में देखा जा रहा है और पूरे देश में ही देखा जा रहा है, जिस प्रकार से एक डिजिटल क्रांति का युग चल रहा है, ताकि पारदर्शिता के साथ सबके हितों की सुरक्षा करने के लिए जो बाध्यता सरकार की है उसको सुनिश्चित किया जा सके, इसके लिए एक डिजिटल माध्यम के रूप में एग्रीस्टैक पोर्टल को लाया गया है। उसमें विभिन्न पंजीयन जो किसान है, अब जैसे पूर्व में 2018 से 2023 तक देखा गया
कि 1.25 लाख मतलब 1,25,000 फर्जी पंजीयन हो गए और भुगतान हो गया। तो जो यहाँ के किसान हैं जिनका वास्तव में वहां पर भूखंड है, राजस्व विभाग के अधीन, जो कृषि विभाग के अधीन, सभी विभागों को सामूहिकता से लेते हुए और वहां पर जितने किसान हैं उनके हित की रक्षा करते हुए 3100 रुपए के दर से धान को खरीदने का हमारा वादा है और उसी दिशा में काम कर रहे हैं। और अगर पोर्टल में कोई गड़बड़ होती तो पिछली बार से तो ज्यादा 1 लाख ज्यादा है, स्वयं मुख्यमंत्री जी ये चीज बता रहे हैं। और उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई त्रुटि रह जाती, कोई छूट जाता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि ये होगा नहीं, कि बाद में नहीं हो सकता। तो जो भी संबंधित अधिकारी है उनके पास जाएंगे, अगर सभी चीजों का सत्यापन हो जाता है तो निश्चित तौर पर उसमें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बड़ी सरल है। वो सभी अधिकारी वहां सहयोग करने के लिए बैठे 24/7 हेल्पलाइन। गंधर्व जी, देखिए सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद स्वीकार करते हैं कि कुछ समस्याएं हमारे पास आई हैं, और देखिए कुछ बहुत कम समय रह गया है, अब कुछ ही समय आपके पास बाकी है और धान खरीदी शुरू हो जाएगी, तो क्या किसान वंचित नहीं रह जाएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी का जैसे देखा जा रहा है एक एजेंडा है भ्रामक माहौल बनाने का। इसी प्रकार से अभी खाद को लेकर के ऐसा एक माहौल निर्मित किया गया था। अब धान खरीदी का समय आ रहा है तो उसके लिए फिर जब धान खरीदी होने वाला होता है तो टारगेट को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि छुटपुट शिकायतें आ रही हैं, हमें प्राप्त हुई हैं, उसके लिए हम निरंतर वहां पर काम कर रहे हैं कि वो सभी शिकायतों को दूर किया जा सके। संबंधित अधिकारी हर जगह उपलब्ध हैं, 24/7 हेल्पलाइन नंबर है, और अगर ऑनलाइन माध्यम से देखेंगे तो डिजिटल टिकट के तहत भी कंप्लेन की जा सकती है, उसमें सॉल्यूशन देखा जा सकता है। तो सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। केवल और केवल एक भ्रामक माहौल पूरे प्रदेश में बनाने का कार्य हो रहा है, क्योंकि आज के युग में लगभग हर किसी के हाथ में मोबाइल है, हर कोई डिजिटल युग को समझ रहा है। ठीक है, सौरभ जी आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह का बयान अभी गंधर्व जी ने दिया कि भ्रामक माहौल बनाया जा रहा है, बाकी सारी सेवाएं ठीक तरह से काम कर रही हैं, क्या कांग्रेस को भी सही तरीके से और जिस तरह से पंजीयन कराया जा रहा है उस पंजीयन में किस तरह की समस्याएं आई हैं, और क्या कांग्रेस को सच में जो किसानों की चिंता है, क्योंकि धान खरीदी को लेकर हर बार सियासत होती है? सौरभ जी, अभिनय जी, सबसे महत्वपूर्ण बात तो आप एक बात को समझिएगा कि जो क्लेम मेरे बीजेपी की प्रवक्ता साथी कर रहे हैं या मुख्यमंत्री जी भी जो कर रहे हैं, वो तो सबसे पहले इनका दावा ही झूठा है, क्योंकि ये जा करके ग्राउंड में रियलिटी देखना चाहते नहीं है, क्योंकि इससे इन्हीं का घाटा होता है, क्योंकि इनकी मजबूरी है ना कि धान की खरीदी एक न्यूनतम मूल्य पे 21 क्विंटल धान प्रति एकड़ खरीद रहा है। अब उसके लिए इनके पास भुगतान के लिए पैसा नहीं होता है, लोन, ये बार बार लोन लेकर के भुगतान करते रहते हैं। आप देखिएगा कि अभी 4 दिन पहले की न्यूज है, बलौदा बाजार की और बेमेतरा की घटना है। वहां पर जाकर के जो किसान है वो सोसाइटी में जाकर के अपने जो भी उनकी समस्या आ रही है, तकनीकी दिक्कतें आ रही है, उसको लेकर के वो कंप्लेन भी करते हैं, कलेक्टर साहब के पास भी जाते हैं, लेकिन कलेक्टर साहब के पास भी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। उसके पहले आप देखिएगा कि जो समिति के कर्मचारी हैं वो लगातार हड़ताल पे थे, तो जब उनका सहयोग नहीं मिल रहा था तो ये धान की जो पोर्टल है एग्री स्टेक पोर्टल पे उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया, और 31 तारीख तक तो ये पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया गया है। अभी गंधर्व जी कह रहे थे कि अभी भी वो सुविधा जारी है, तो भाई कहाँ जारी है? आप जमीनी स्तर पर जाकर के देखिए ना कि अभी तो रजिस्ट्रेशन की कोई प्रक्रिया वहां पर जारी ही नहीं है। इसीलिए तो हम मांग कर रहे हैं कि आप ऑफलाइन भी आवेदन लीजिए या कोई अल्टरनेट सोर्स उनको दीजिए। और अभी आप देखिए जो डेटा आया है अभिनय जी, 22 लाख किसानों का रजिस्ट्रेशन एग्री स्टेक पोर्टल पे हुआ है, और मुख्यमंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि 25 लाख किसानों का हम धान खरीदी करेंगे करके। तो ये जो 3 लाख है ये ऑलरेडी गैप है, इनका रजिस्ट्रेशन तो हुआ ही नहीं है, तो जवाब दीजिए गंधर्व जी। गंधर्व जी जवाब कैसे सुनिश्चित होगा ये? देखिए, जवाब मैं आपको देना चाहूंगा। कांग्रेस सरकार 2018 से 2023 तक थी, पंजीकृत किसान 24,60,000 के करीब थे। अभी 25,70,000, 1 लाख अधिक लोगों का पंजीकरण हो चुका है। 100% डिजिटल है। इनके समय मैनुअल रिकॉर्ड था, उसको कोई डाटा को एनालिसिस करने वाला नहीं। फर्जी पंजीकरण के मामले 1.25 लाख आए, वो मैंने पहले ही बता दिया। इसमें भुगतान में भी देरी होती थी। और ये जो बोल रहा है, मैं तो बोला एग्रीस्टेक पोर्टल का आप हेल्पलाइन नंबर 24/7 चालू है, वहां टिकट की चीजें भी उपलब्ध हैं, और जो संबंधित अधिकारी हैं वो भी सेवारत हैं। अगर कहीं कोई समस्या आ रही है तो सभी जनता की सेवा के लिए वहां पर उपलब्ध हैं।
और वे उसमें जैसी भी शिकायत प्राप्त हो रही है उसके आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं और जहां पर भी पंजीकरण में दिक्कत है उनको पंजीकरण करवा रहे हैं। ठीक है, ठीक है। आप सौरभ जी, आप कुछ कहना चाहते हैं, फिर हम रमेश जी का रुख करेंगे। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि जो हेल्पलाइन की बात गंगौर जी कर रहे हैं, वहां पर जब आप देखेंगे, मैं बलौदा बाजार का एक छोटा सा एग्जांपल दिया, ये पूरे प्रदेश का ये कंप्लेन है कि जब कलेक्टर जैसे अधिकारी जो हैं वो कंप्लेन को दुरुस्त नहीं कर पा रहे हैं, तो जो पोर्टल पर कौन किसान जा करके, जैसे आपने कहा लिटरेसी रेट का भी इशू है, समझ की भी कहीं पर दिक्कत आती है, जब समिति के लोग कर्मचारियों के पास जाकर के रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, तो जो हेल्पलाइन नंबर पे किस तरीके से उनको सुविधा मिलेगी। तो जो प्रैक्टिकल बात है उसको करना चाहिए, और ऑफलाइन की मांग हम इसीलिए कर रहे हैं कि प्रैक्टिकलिटी में कोई किसान वंचित नहीं रह जाना चाहिए धान को बेचने के लिए। ये हमारा मुख्य कंसर्न है अभिनय जी। बिल्कुल। रमेश जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जिस तरह की बातें अभी दोनों ही प्रवक्ताओं ने करी, अगर हम डिजिटल जो है साक्षरता की बात करें तो छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, ये सब जानते हैं कि डिजिटल साक्षरता में छत्तीसगढ़ बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। ऐसे समय में जब पंजीयन ऑनलाइन होता है, सारी जो कागजात हैं उन्हें ऑनलाइन जमा करवाना पड़ता है, और धान खरीदी को लेकर छत्तीसगढ़ में लगातार सियासत होती आई है, तो ये जो नया मुद्दा घटनाक्रम आप देख रहे हैं, इसे आप किस प्रकार से देखते हैं और इसमें क्या समस्याएं हैं? रमेश जी। देखिए अभिनव जी, आपको, हमारे दोनों विद्वान साथियों को और प्रिय दर्शकों को सबको मेरा नमस्कार है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं और मुझे बड़ी हंसी आ रही है कि जिस मुद्दे को लेकर के आप डिबेट कर रहे हैं उसके बारे में कैसी भ्रामक बातें बताई जा रही हैं। इसके 3 चरण है, मैं तीनों चरण का थोड़ा सा विस्तार से समझाऊंगा ताकि हमारे दर्शक समझ जाए। बिल्कुल। पहला चरण ये कि एग्री स्टेक पोर्टल केवल धान खरीदी का पोर्टल नहीं है, इस पे केवल धान खरीदी के लिए पंजीयन नहीं हो रहा है। आप देखेंगे ये केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं है, ये नेशनल वाइड है। इसको साधारण भाषा में गांव का आदमी, किसान, फार्मर आईडी के नाम से जानता है। एग्री स्टेक पोर्टल का सरल नाम क्या है? फार्मर आईडी। ये पूरे देश भर में फार्मर आईडी पिछले 2 सालों से बनाई जा रही है। इसके लिए खुलने का पोर्टल, बंद होने का कोई समय सीमा नहीं है, ये हमेशा चल रहा है और आने वाले समय में भी चलता रहेगा। फार्मर आईडी खास करके किसानों की जो दस्तावेजी सुविधा है वो डिजिटलाइज हो जाएगी, उसको एक आईडी मिलेगा, उस आईडी से उसके सारे काम होंगे, बैंक के काम होंगे, केसीसी के काम होंगे, धान खरीदी बिक्री का काम होगा, सारी चीजें वहां डिजिटलाइज होंगी। तो जैसे एक बार किसान ने अपना फार्मर आईडी ले लिया, तब उसको अगले साल धान बेचने के लिए फिर से एग्री स्टेक पोर्टल पे जाके पंजीयन नहीं कराना होगा। आप इस बात को क्लियर समझें जी। दूसरी बात आप ये समझें कि जो फार्मर आईडी बन जा रही है एग्री स्टेक पोर्टल से, उस पर बिचौलियों का पूरा धंधा खत्म हो जा रहा है। अब वो उस पर जो आधार कार्ड से इनरोल्ड बैंक अकाउंट नंबर है, सीधे उस पर भुगतान आएगा, और किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि आपके पास खेती कितनी है, आप किसानी कितनी करते हैं, वो सारा डाटा उस पर है, केवल आईडी बताना है, बाकी चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जानी है जी। ये है, इसमें किसी तरह के मेरे ख्याल से यह एक नेशनल वाइड सुविधा है। अगर हमारे पॉलिटिकल साथी, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, मैं तो ये आग्रह करूंगा, अगर इस तरह से कोई समस्या है तो आप किसानों को जागरूक करें कि वो अपना फार्मर आईडी बनवाएं। बिल्कुल। और आप तो खुद जाकर के सहयोग करें, गांव में एक टोलियां निकालें, किसानों के पास जाएं और उनसे पूछें कि आपका फार्मर आईडी बना कि नहीं बना, चलिए हम आपका सहयोग करते हैं। इस तरह से करें तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी व्यवस्था होगी। बिल्कुल बिल्कुल। बिचौलियों का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये चीजें होनी चाहिए। और दूसरी बात जो अभी मुख्यमंत्री जी ने कहा, तो मेरे ख्याल से मुख्यमंत्री जी का बयान बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने अधिकारियों के दिए गए आंकड़े पर ही किया होगा। और मैं सौरभ भाई की बात को भी मानूं कि अगर 22 लाख किसानों ने भी अपना पंजीयन करा लिया है तो छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, अभिनव भाई साहब आप बुरा मत मानिएगा, छत्तीसगढ़ डिजिटल रूप से कहीं भी किसी से कमजोर नहीं है। इसका उदाहरण है कि 70 लाख महिलाएं यहाँ की महतारी बंधन योजना का लाभ
डिजिटल सुविधाओं से ही ले रही हैं। तो ये बिल्कुल। छत्तीसगढ़ बहुत अवेयर है इस रमेश जी हम डिजिटल पूरे संपूर्णता में अगर बात करते हैं तो हम उन क्षेत्रों की, रिमोट लोकेशंस की बात कर रहे थे जो कि किन्हीं कारणों के चलते डिजिटल लिटरेसी थी, उनमें पीछे रह गए थे। चलिए विषय को आगे बढ़ाते हैं। गंधर्व जी, जिस तरह से रमेश जी ने जो नेशन वाइड पोर्टल है उसकी सारी फायदे बताए और यह भी बताया कि एक बार अगर आप पंजीयन करा लेते हैं तो बार बार पंजीयन कराने की जरूरत नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन क्या सरकार की ओर से हेल्प डेस्क लगाई गई ऐसी जगहों पर जो कि रिमोट लोकेशंस की हमने बात करी, जहां आमतौर पर जागरूकता नहीं है या फिर किसानों को जूझना पड़ता है ऐसी पंजीयन के लिए, तो क्या हेल्प डेस्क लगाई गई? किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं गंधर्व जी? हर पंचायत में सुविधा केंद्र खोले गए हैं और इसके साथ ही साथ मोबाइल सहायता केंद्र भी चल रहे हैं। तो जिसको जहां दिक्कत हो रही है तो पंचायत स्तर में वहां जो सुविधा केंद्र है वहां जाकर के भी किसान अपनी जो भी उनको समस्या है उससे वहां पर निराकरण प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ ही साथ डिजिटली अगर रिमोट लोकेशंस की भी बात की जाए छत्तीसगढ़ में, तो हमारी तो सरकार जब पहले थी तो हमने तो लोगों को मोबाइल बांटे ताकि जो आधुनिकता है उसके ओर लोग आगे आ सकें। और अभी वर्तमान में भी देखेंगे तो जो दूरांचल क्षेत्र थे वहां भी अब 4G नेटवर्क के टावर्स लग रहे हैं, इंटरनेट के केबल माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से पूरे प्रदेश में बिछ चुके हैं। तो निश्चित तौर पे छत्तीसगढ़ अपनी भूमिका डिजिटल क्रांति में निभा रहा है और छत्तीसगढ़ के किसान भी बहुत खुश हैं, क्योंकि इसमें जो एक बहुत बड़ा बिचौलियों का समूह था, जैसा कि आदरणीय रमेश जी ने बताया, वो कहीं ना कहीं इससे धाराशाही हो रहा है। और मैं समझता हूं कि उन्हीं के पक्ष को कहीं ना कहीं रखने के लिए इस प्रकार से एक भ्रामक माहौल वापस निर्मित करने का प्रयास किया जा रहा है कि मैनुअल पंजीकरण किया जाए, क्योंकि ये चीजें तो 4 विभागों ने मिल करके उनका डाटा एकत्रित करके और उसमें डायरेक्ट डीबीटी के माध्यम से पेमेंट होना है। भुगतान भी डीबीटी में 7 दिन के अंदर हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन। मैनुअल पद्धति में 20 से 25 दिन, 1 महीना 1.5 महीना कितना लगेगा उसका कोई सीमा नहीं था। ठीक है, तो सारी चीजें ठीक है। सौरभ जी, जिस तरह से रमेश जी ने बताया कि एक बार अगर पंजीयन करा लेते हैं तो बार बार पंजीयन नहीं कराना होता, ऐसी स्थिति अगर कांग्रेस जानती है तो कांग्रेस की ओर से इसका विरोध ना करते हुए, डिजिटली जो है पंजीयन का विरोध ना करते हुए सहायता की जाती तो बेहतर होता, आपको नहीं लगता सौरभ जी? अभिनय जी, हम तो सहायता करने का ही प्रयास कर रहे हैं। हम जो बात कह रहे हैं वो तो ठीक है, जो रमेश जी ने बताया ये बहुत अच्छी बात है। और एक बार अगर रजिस्ट्रेशन होता है तो बार बार उसकी पुनरावृत्ति उसी कार्य की नहीं होगी, ये बहुत अच्छी बात है। और डिजिटल युग में इसी तरीके से ही होता है। अभी जो हमारा मुख्य कंसर्न है अभिनय जी, वो ये है कि जो किसान बच गए हैं उनका जो धान खरीदी है वो किस तरीके से होगी, उसके लिए क्या प्रक्रिया सुनिश्चित की गई है, ये हम जानना चाहते हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है धान बेचने के लिए, ये बात तो सरकार ने स्पष्ट कर ही दी है। और जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उनकी धान खरीदी होगी। कंसर्न उनके लिए नहीं है, चिंता उनका नहीं है। जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है उनको किस तरीके से धान बेचने से वंचित न हो, ये सुनिश्चित करेगी ये सरकार, ये हम जानना चाहते हैं। हम सिर्फ उसी के लिए मांग कर रहे हैं। हम पूरी प्रक्रिया को ऑफलाइन कर दे ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ कह भी नहीं रहे हैं। जो बच गए हैं उनके लिए क्या एक अल्टरनेट तरीका, अगर ऑनलाइन नहीं हो पाता है तो क्या ऑफलाइन की सुविधा रहेगी, ये हमारा सरकार से पूछना है। और ये हम ही नहीं पूछ रहे हैं, इनके खुद प्रदेश के जो किसान मोर्चा के जवाब दीजिए गंधर्व जी, उन्होंने भी ये बात कही है। गंधर्व जी जवाब दीजिए, ये बात कही है, वो किसानों की तरफ से सवाल अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं। गंधर्व जी देखिए, निश्चित तौर पे कोई भी प्रदेश का किसान अगर वो यहाँ की माटी में अपने धान को बोता है और उस धान को यहाँ से पूरे देश में देना है, तो सरकार प्रतिबद्ध है कि छत्तीसगढ़ के एक भी किसान का अगर धान है तो उसको सरकार समर्थन मूल्य में खरीदेगी। और जहां अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है, ऐसी कोई शिकायत है, तो वहां अधिकारी स्तर पर और पंचायत स्तर पे भी सुविधा केंद्र खोले गए हैं। और होगा तो आगे चल करके जो मंडी में समितियां हैं और जो बाकी चीजें हैं उनमें भी सुविधा दी जाएगी कि कैसे करके इनका डाटा एकत्रित करके इनको पंजीकरण किया जा सके। और अगर फिर भी नई माध्यम निकलेगा तो निश्चित तौर पे इस पे जो आखिरी में बचेगा उनमें अधिकारी स्तर पे जो निर्णय लेना है सरकार के माध्यम से किसान के हितों में ही निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, निर्णय तो लिया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी एक सवाल खड़ा होता है गंधर्व जी कि
जो समस्याएं आ रही हैं, जैसे मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, पंजीकरण प्रक्रिया को जो है थोड़ा जटिल है, जिसे थोड़ा सा मैं कहूं सरल बनाने की जरूरत है, अनुकूल बनाने की जरूरत है। खसरा खाता मिलान में भी समस्याएं कई जगहों पर देखी गई हैं। समय सीमा से पहले क्या उतनी व्यापकता है कि जानकारी ली जा पाई है? अभी कुछ ही समय बचा है, तो इन समस्याओं को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। रमेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, ऐसे क्या कारण हो सकते हैं, ऐसे क्या सुझाव हो सकते हैं जिनके कारण सरकार इन समस्याओं से जल्द से जल्द आगे बढ़ सकती है और किसान वंचित नहीं रह पाए? चूंकि देखिए 2.5 महीने का समय है धान खरीदी का। देखिए, इस विषय में सबसे पहले तो मैं अपने कांग्रेस के साथी की सराहना करूंगा जी कि एक महत्वपूर्ण विषय उठाया, और निश्चित रूप से विपक्ष में जो दल है उसका ये नैतिक दायित्व है कि वो समस्याओं को उजागर करे ताकि सरकार का ध्यानाकर्षण उस ओर हो सके। इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कांग्रेस ने किया है ऐसे मौके पर कि कांग्रेस की समस्याओं को उन्होंने उठाया है। और सौरभ जी ने तो क्लियर कर दिया कि जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया उस पर उनको कोई आपत्ति नहीं है, सिर्फ ऐसे किसान जो वंचित हो गए हैं उनको कैसे उसका लाभ मिल सके, इसका प्रयास सरकार को करना चाहिए। मेरे ख्याल से कांग्रेस के इस आवाज को सरकार तक गंधर्व भाई जरूर पहुंचाएंगे और उसका सलूशन निकलेगा। एक मैं प्रसन्नता की बात अपने साथियों से और दर्शकों तक पहुंचाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में 2 दिन से बहुत ही अच्छी और प्रसन्नता की खबरें आई है कि पापुआ न्यू गिनी और कोस्टारिका जैसे देशों को छत्तीसगढ़ से फोर्टिफाइड राइस निर्यात हो रहा है। कल 20 मैट्रिक टन की खेप पापुआ न्यू गिनी को गई, इसके पहले कोस्टारिका को 18 मैट्रिक टन की खेप गई थी। यह छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के धान उत्पादकों का जो प्रयास है, जो उनकी ख्याति है वो पूरी दुनिया में फैल रही है। ये एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। ये इस विषय में मैं गंधर्व जी को कहूंगा कि कांग्रेस के साथी ने जो आवाज उठाई है कि जो वंचित किसान रह गए, जिनका पंजीयन में दिक्कत हो रही है, वो धान कैसे बेच पाएंगे, तो ये बात शासन तक जरूर पहुंचाए और उनकी कोई न कोई व्यवस्था की जाए। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं शासन तक इस बात को जरूर पहुंची ही है। जिस तरह से हमने मुख्यमंत्री का बयान सुना, उन्होंने भी कहा कि समस्याएं जो है, शिकायतें हमारे पास आई हैं, उनके जल्द से जल्द समाधान भी किए जाएंगे और कुछ ही समय है। देखना होगा इस बार क्या कीर्तिमान छत्तीसगढ़ धान खरीदी में स्थापित करता है। सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। गंधर्व जी बहुत शुक्रिया, सौरभ जी बहुत शुक्रिया, रमेश जी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी शुरू होने जा रही है और उसके पहले ही जो सियासी पारा है वह चढ़ने लगा है। देखना होगा ये सियासी पारा कहां जाकर थमता है। इस चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।